Yes, so my dear students, basically हमने previous session में जहां तक खत्म किया था, that was first law of thermodynamics. Today we have to start with molar heat capacity या फिर heat capacity आज का हमारा topic होगा. मैं हल्का सा rewind दे देती हूँ previous session का, यानी कि first law of thermodynamics. Would anybody love to speak the statement for first law of thermodynamics? Is it based on law of conservation of energy or is it based on law of conservation of mass? Let me know. Energy. Very good. It is based on law of conservation of energy, and we have seen that total or change in internal energy is equal to amount of work done plus amount of heat evolved. W plus Q, U is equals to Q plus W. This we have seen in the previous session. Okay, हमने ये भी देखा था कि work done is equals to minus P delta V. This we have seen or not? Yes or no? Tell me quickly. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. and then we can write this formula as delta U is equals to Q minus P delta V, correct? Okay. Yes. In the same way, we know that PV is equals to nRT, है ना? तो मैं PV की जगह nRT लिख सकती हूँ, ठीक है? तो P delta V is equals to delta NGRT, तो delta U is equals to Q, और ये क्या हो जाएगा? तो ये अगर माइनस है तो ये यहाँ पर Q प्लस NGRT आएगा. PV is equals to nRT, तो माइनस ही आना चाहिए भैया, माइनस ही आएगा, डेल्टा NGRT. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़े, हीट कैपेसिटी पे आ जाओ. हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी को आप बच्चा किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय C. ठीक है, अब जब आप C को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सिंपल सा केस बताती हूँ आपको. ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास एक बाल्टी है. ठीक है, इस बाल्टी के अंदर क्या भरा है? हमने पानी भरा है. ध्यान से सुनना. ठीक है, इस बाल्टी के अंदर हमने क्या भरा है? पानी भरा है. ओके, मान्या पटेल आई हैं. ओके, इसके ऊपर नहीं बना सकता, ऐसा होता है क्या? चलो कोई नहीं, तो मैं नॉर्मल दिखा देती हूँ. ठीक है, तो इस बाल्टी के अंदर पानी भरा है. ठीक है, अब इस बाल्टी के अंदर जो पानी है, अगर मुझे इसका 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करना है. ठीक है, अगर मुझे किसी कंटेनर का या किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी लगती है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी. बात समझ में आ गई? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So write down, it is heat required to raise the temperature of a substance, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That is known as your heat capacity. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है C, यानी कि your heat capacity is equal to amount of heat required. अब देखो, हीट, अगर आपको हीट के टर्म्स में बात करनी है तो हीट रेज या डिक्रीज करने के लिए अगर आप हीट को कनेक्ट करें तो हीट किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. करेक्ट, तुम तापमान बढ़ा या घटा रहे हो तो C इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा T होगा, यानी कि आपका टेम्परेचर होगा. यानी हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन हीट एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर. अब ये कैसे डिपेंडेंट है, दैट ऑल वी विल सी वन बाय वन करके. पहले इसके सारे केसेस स्टडी कर लेते हैं. फाइनली यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T. ठीक है, अब मैं इसी हीट कैपेसिटी को मोलार हीट कैपेसिटी भी बोल सकती हूँ या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकती हूँ. तो ये पहली हीट कैपेसिटी पढ़ी आपने. दूसरी हीट कैपेसिटी को मैं बोलूंगी, देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? Q की यूनिट क्या होती है? जूल, और टेम्परेचर की केल्विन, तो जूल पर केल्विन. करेक्ट, यस. हीट कैपेसिटी की यूनिट क्लियर है सबको? जूल के अलावा हीट को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैलोरी. केल्विन रेज टू -1 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सेकेंड आ जाते हैं हीट कैपेसिटी के बाद अब हम
मोलार हीट कैपेसिटी पे। नाम से ही पता चल रहा है क्या चेंज होगा इसके अंदर। जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी कि heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin, then it is known as molar heat capacity. ठीक है, तो डेफिनेशन सेम रहेगी, सिर्फ वेरिएशन कहाँ पे आया, it is the heat energy, it is the heat energy required to raise the temperature of a substance. इधर नहीं है भाई, नहीं है। To raise the temperature of a substance, to raise the temperature of 1 molar या 1 mole of substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius. खत्म, okay? Okay, so C is equals to Q upon N delta T. So Q is equals to C N delta T, where N stands for number of moles. N stands for number of moles. Is it clear? Yes, Any ma'am. doubt? किसी को भी? यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Let's move to the next slide. We will talk about specific heat capacity now. So third case, write down specific heat capacity. Specific heat capacity. ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप डिनोट करते हैं, देखिए मोलार हीट कैपेसिटी को मैं बता दूं, आप इसको इससे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको सीएम लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीएम लिख दिया मैंने, यहाँ पे सीएम लिख दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी that depends upon mass of the substance. ठीक है, so write down the definition of this case also. The amount of heat energy required, amount of heat energy required, heat energy required to raise the temperature of substance, required to raise the temperature of substance, raise the temperature of 1 gram of substance. क्या हो गया भाई? ओके, ठीक है, so you can represent it as C is equals to Q upon molar mass into delta T. So you get the final equation as Q is equals to C into M into delta T, where M stands for molar mass of the substance. Is it clear? Specific heat capacity is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. चलो बहुत ही बढ़िया। तो इन शॉर्ट अब मैं इसमें कुछ चीजें बताना चाहूंगी। आई थिंक हमने ये डेरिवेशन कर लिया है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को क्या कहते हैं। हैव यू डन दिस? बच्चा ये आपको पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू हीट एंड डेल्टा H इज ऑल्सो इक्वल टू हीट, बट डेल्टा U इज इक्वल टू हीट एट constant volume and delta H is equals to heat at constant pressure. ये derivation मैंने आपको करा दिया या नहीं कराया है? Can anybody tell me? Do you know that कि internal energy आपकी heat at constant volume के equal होती है और enthalpy heat at constant pressure के equal होती है? पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो Yes, ना ma'am. बोलो। पता है? All of Yes. you know that? Okay, great. So delta U is equals to QV and delta H is equals to QP होता है। तो मैं अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन यानी हीट कैपेसिटी को अलग अलग टर्म्स में लिखने जा रही हूँ। लेट्स टेक एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर लेती हूँ, यहाँ पे मैं लूंगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा? मुझे पता है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ठीक है, अब मैं हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रही हूँ। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इज इक्वल टू डेल्टा एच, करेक्ट? अगर वो डेल्टा एच के इक्वल है तो आई कैन री राइट द इक्वेशन एज डेल्टा एच इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, करेक्ट? समझ रहे हो? देखो आपकी जो हीट है एंथैल्पी के इक्वल है
and heat is equal to C delta T. तो एंथैल्पी इज इक्वल टू सी डेल्टा टी. जब आप कोई भी चीज कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हो तो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी है उसको भी कांस्टेंट प्रेशर पे आप रिप्रेजेंट करते हो, तो उसे सीपी से डिनोट करते हैं. अगर मैं यही चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ. What can I write at constant volume? Delta Yes. U equal to CV delta T. वेरी गुड. डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी. वेरी गुड. ये हो गई आपकी हीट कैपेसिटी. अब आ जाते हैं मोलार हीट कैपेसिटी पे. ठीक है, फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, मोलार हीट कैपेसिटी में नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये चीज सेम रहेगी. डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी इंटू एन इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी इंटू एन इंटू डेल्टा टी. अगर यही मैं बात कर लेती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू Cp इंटू मोलार मास इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे आ जाएगा Cp इंटू मोलार Cv इंटू मोलार मास इंटू डेल्टा टी. क्लियर ऑल ऑफ यू? ये फॉर्मूलाज जैसी सिचुएशन हो उस कंडीशन में आप यूज करना. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये जो Cp और Cv लिखा है मैंने, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. वी विल चेक आउट दैट फर्स्ट. ओके, ध्यान दीजिएगा. यस, ओके, लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशन फॉर रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, हीट कैपेसिटी. ओके, ध्यान दीजिएगा. एंथैल्पी का एक रिलेशन है इंटरनल एनर्जी के साथ, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी होता है. ठीक है, ठीक है, चलो, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी होता है. ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, H इज इक्वल टू यू, पीवी की जगह क्या लिख सकती हूँ, एनआरटी. करेक्ट, एनआरटी लिख सकती हूँ. अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, H इज इक्वल टू पी प्लस आर टी. करेक्ट. अब देखिए, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो इफ आई डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, टी, अरे एक्चुअली टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर रही हूँ, नॉट टाइम. ओके, तो यू विल गेट dH बाई dt, फिर से t छोटा कर दिया, dH बाई dt इज इक्वल टू du बाई dt प्लस RT बाई dt. सो बेसिकली दीज टू आर स्मॉल क्वांटिटी, ये तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज गेटिंग टू बी 0. ठीक है, अब ये है dH बाई dt एंड du बाई dt. बच्चा, dH बाई dt क्या होता है, आपको पता है कि आप लिखते हैं Q इज इक्वल टू C बाई डेल्टा टी. करेक्ट, हीट कैपेसिटी के लिए आप क्या लिखते हैं, उल्टा लिख दिया, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी. लिखते हो ना? Yes ma'am. ओके, और Q अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो उसको क्या लिखोगे, Q एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या लिखोगे आप, एंथैल्पी. यस मैम. अभी पीछे देखा हमने, Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी, तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर को आपने एंथैल्पी लिखा. तो भाई यहाँ पे dH बाई dt को मैं क्या लिख सकती हूँ, dH बाई dt इज इक्वल टू Cp, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये हो गया आपका Cp. du बाई dt को क्या लिखती हूँ मैं, तो du बाई dt, अब अगेन देखो, C is equals to heat at constant volume by delta T. Heat at constant volume is equal to delta U by delta T. So that is equal to Cv. So I can write here Cv. Correct? Yes? Yes, ma'am. Okay. अब यहाँ पे RT था, R उसमें कांस्टेंट होता है, और ये टेम्परेचर ऑलरेडी डेल्टा टी होता है, उसको मैंने डेल्टा टी से डिफरेंशिएट किया, तो dt dt कैंसिल हो गया, आपके पास R बच गया. यानी कि आपके पास फाइनल रिलेशन क्या आया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट.
गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके, ये रिलेशन निकाल लिया आपने। अब इस रिलेशन का यूज कहाँ पे होता है वो देखना जरूरी है। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, वी विल टेक अप दिस ऑल्सो। ये देखिए, ओके बच्चा, तो वेयर यू हैव टू यूज इट, सी ये जो आगे का फर्दर वाला केस है, इसका आगे का सेक्शन आपके फिजिक्स में है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे आप मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए चीजें कैलकुलेट करते हो। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको ये सीपी और सीवी की वैल्यू मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए क्या यूज करनी है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल दीजिए। मोनो एटॉमिक गैस जो सिंगल एटम के फॉर्म में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एनीबडी? हीलियम देखा है आपने? हीलियम, अरे भाई यस मैम। ओके, चलिए आ जाइए, आई विल शो यू फर्स्ट कैसे डिराइव करते हैं, पहले रिलेशन बता लेते हैं। देखिए, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस वी नो दैट, अब ये वैल्यूज कहाँ से आती है वो भी बता देती हूँ। तो हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। इस इक्वेशन को और क्या बोलते हैं? मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन या फिर मेयर्स फॉर्मूला। तो ये याद रखिएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R इज योर मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला, और एक और चीज, Cp अपॉन Cv का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू गामा, and that gamma or this relation is known as Poisson's ratio, Poisson's ratio। तो इन चीजों को फर्दर आप डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में। यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है इसका कि Cp by Cv is equals to gamma, गामा कैसे यूज होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न। बट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर मेरे पास Cp माइनस Cv is equals to R है, और अगर मैं पूरी इक्वेशन को Cv से डिवाइड करती हूँ, डिवाइड बाय Cv, तो क्या निकलेगा? Cp बाय Cv माइनस Cv बाय Cv इज इक्वल्स टू R बाय Cv, ठीक है? सॉरी, ओके, यस, पे अटेंशन। तो Cp अपॉन Cv माइनस Cv बाय Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन Cv, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा बच्चा? ये हो जाएगा Cp by Cv is gamma, gamma minus 1 is equals to R upon Cv. So in short you can write Cv is equals to R upon gamma minus 1. ये समझ में आया आपको? अगर यही चीज आपको Cp के टर्म्स में निकालनी है, यही चीज अगर आपको Cp के टर्म्स में निकालनी है, ध्यान से देखना, तो ये देखिए Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R है। अगर मुझे इसे Cp के टर्म्स में निकालना है तो मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय Cp करूंगी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? Cp बाय Cp माइनस Cv बाय Cp इज इक्वल्स टू R अपॉन Cp, दिस विल बिकम 1, ओके? तो 1 माइनस Cv अपॉन Cp को 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, Cv बाय Cp को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा इक्वल टू R अपॉन Cp, ठीक है? व्हाट फाइनल रिलेशन यू आर गेटिंग? सो ये देखिए, Cp को इधर ले लेते हैं, ये 1 माइनस गामा को एक यूनिट रखते हैं, तो Cp विल बिकम इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन गामा, तो Cp विल बिकम इक्वल टू गामा माइनस 1 गामा अपॉन R, करेक्ट? ये रिलेशन सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अब ये आपने अगर कर लिया है तो अब हम शुरू करते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए बच्चा ये वैल्यू कैलकुलेट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड होती है, इसका डेरिवेशन आपके उसमें है, क्या बोलते हैं, फिजिक्स में है। आपको सिर्फ यहाँ पे गामा की वैल्यू याद रखनी है। तो मोनो एटॉमिक गैस हो गया, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है? सो गामा इक्वल टू 5/3,
होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अगर आप इसमें इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे गामा की, ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2r। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप डाल के देख सकते हैं। Cv इज इक्वल टू r अपॉन गामा की वैल्यू है 5/3, सो 5/3 माइनस 1 कितना आएगा, r अपॉन 5 माइनस 3 यानी 2/3, तो 3/2 आएगा। आगे आंसर करेक्ट। तो ये वैल्यूज मैं आपको डायरेक्ट दे रही हूँ, आप इन दोनों इक्वेशन में रख के प्लेस करके निकाल सकते हैं। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 है, उसके बेसिस पे आप Cv निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पे आप Cp भी निकाल सकते हैं, दैट इज 5/2r। ठीक है। दूसरा, अगर मैं डाई एटॉमिक गैस लेती हूँ, ठीक है, डाई एटॉमिक गैस, तो उसके लिए आपकी गामा की वैल्यू होती है 7/5। ये वाली वैल्यू कहां से आई, इसका डेरिवेशन आपकी फिजिक्स में है, तो यहाँ पे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट Cp और Cv के रिलेशन से हमें यहाँ पे मतलब है, तो दैट वी विल सी। अगेन यहाँ पे गामा की वैल्यू प्लेस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 5/2r और Cp की 7/2r। ठीक है, ये डाई एटॉमिक गैस के लिए हो गया। वैसे ही ट्राई एटॉमिक गैस के लिए भी ये वैल्यूज लिख लीजिए। सो गामा इज इक्वल टू 4/3, योर Cv इज इक्वल टू 3r एंड योर Cp इज इक्वल टू 4r। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 11th की केमिस्ट्री के लिए याद रखना है, ये चीजें आपकी 12th की फिजिक्स में भी रिपीट होंगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके, Yes, ma'am. चलिए आ जाइए। We will now come to another topic जो हमने पढ़ा था। If you can recall, reversible and irreversible process मैंने आपको सिखाया था, और मैंने उसमें बोला था रिवर्सिबल प्रोसेस में उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया था जो रेगुलर पढ़ाई करता है, और इरिवर्सिबल में उसका एग्जाम्पल दिया था जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करता। याद है ना? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बातें बताई थी कि अगर कोई बच्चा अच्छा है तो वो रोज थोड़ा अच्छा है, मतलब पढ़ाई में अच्छा है, तो वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा होगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा होगा। तो अगर आज के डेट में भी मैं उसे पीछे का कोई चैप्टर पूछूंगी तो इट कैन इजीली गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसने छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे पोर्शन में चीजों को कंप्लीट किया है, और वो हमेशा पीछे के सिलेबस के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो आप कभी भी आप उससे फर्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो आंसर कर देगा। यानी कि हम जिन रिएक्शंस को या जिन प्रोसेसेस को रिवर्स कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, दे आर नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेसेस। और इसमें मैंने बताया था कि भाई इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है -P delta V, where P is your external pressure। इतना किया था हमने बच्चा? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now what I would love to say to you is, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यानी कि स्मॉल, अरे यार गड़बड़ हो गई नालायकों। ये वाला इस साइड आएगा ना, ये वाला इस साइड आएगा ना, इसमें स्मॉल चेंजेस कहाँ है, इसमें तो V2 माइनस V1 करते हो सिर्फ, है ना? तो ये तो लार्ज चेंज हुआ। अगर मुझे स्मॉल चेंजेस करने हैं, एक मिनट, अगर मुझे स्मॉल चेंजेस करने हैं, लो लेते हैं फिर से स्क्रीन, उल्टा लिख दिया। ये आपका रिवर्सिबल है और ये आपका इरिवर्सिबल है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट समझा है एकदम सही है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो स्मॉल स्टेप्स में रिवर्स होती है, इरिवर्सिबल में एक सिंगल लार्ज स्टेप होता है जो कि कन्वीनियंट नहीं होता है, तो वहां पे वर्क डन इज इक्वल्स टू -P delta V होता है। रिवर्सिबल यानी स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, यानी सीधी सी बात है कि आपको स्मॉल स्टेप को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इंटीग्रेशन करोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और अगर मैंने कंडीशन आइसोथर्मल लगाई है तो क्या कांस्टेंट होगा, जल्दी बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा बच्चा? टेम्परेचर। तो यानी डेल्टा टी आपका 0 होगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर 0 होगा तो आपका इंटरनल एनर्जी
इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? Internal energy is directly proportional to temperature. If your change in temperature is zero, change in internal energy is also zero. And you know that U is equals to Q plus W होता है. Delta U is equals to Q plus W. अगर isothermal condition लगाई तो U zero हो गया आपका, यानी Q plus W is equals to zero. So you can write W is equals to minus Q. This we have seen in the second lecture of thermodynamics. Is it clear? Yes, ma'am. ओके Yes, अब ma'am. अगर मैं इसमें कंडीशन लेती हूं कि मुझे फॉर्मूला निकालना है वर्क डन का फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है तो क्या होगा? चलिए देखते हैं. कंटेनर, ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंटेनर. इस कंटेनर के अंदर इनिशियल वॉल्यूम कंसीडर कर लीजिए V1, ठीक है, ये हो गया V1 वॉल्यूम और ये हो गया आपका V2 वॉल्यूम. ध्यान दीजिएगा, स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शनल चेंजेस कर रहे हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे येलो नहीं, ब्लैक लो, ब्लैक, ओके, ब्लू ले लो. हाँ जी, अब ध्यान दीजिए, ये है आपका पिस्टन बच्चा, ठीक है. पिस्टन जिसके हिसाब से आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो कंटेनर के ऊपर, तो अंदर से जो प्रेशर लगेगा, अंदर से जो प्रेशर लगेगा उसे बोला जाएगा P इंटरनल, और बाहर से जो प्रेशर लगेगा उसे कहा जाएगा P एक्सटर्नल. जो इनिशियल वॉल्यूम था उसे आपने V1 लिया और फाइनल V2 लिया. चेंज इज वेरी स्मॉल, dV अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में चेंज हुआ है. ये हमें बात समझ में आ गई. अब मैं इसको कैसे लिखने वाली हूँ, ध्यान दीजिए. सो वर्क डन is equal to, you know that force into displacement, and force is, what is force? F by P is equals to F by A, so P into A into D, and you know that this goes to volume. तो P डेल्टा V हमने निकाला था, ये कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम कंडीशन रिवर्सिबल ले रहे हैं तो डेल्टा V को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए. तो वर्क डन इज इक्वल टू, we are going to integrate P external delta V and limits we are going to take V1 and V2. So ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये नेगेटिव साइन. इज इट क्लियर? ठीक है. अब मुझे बताइए, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं बच्चा, ये जो P एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, या तो ये इंटरनल से ज्यादा होगा या तो ये इंटरनल से कम होगा. जस्टिफाइड. External pressure will be either more than internal or either less than internal. दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes, ma'am. ठीक है, अगर दोनों कंडीशन पॉसिबल है तो मैं दोनों अप्लाई करके देखती हूँ. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ V1 अपॉन V2, और ये देखिए, I can write this equation as P external is equals to P internal plus or minus dP into dV. यानी जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, या तो इंटरनल प्रेशर पे dP प्रेशर ऐड करने पे उसके इक्वल होता है, या इंटरनल प्रेशर में dP अमाउंट सब्सट्रैक्ट करने पे P एक्सटर्नल प्रेशर आता है. यानी P इंटरनल इज इक्वल टू प्लस माइनस dP into dV. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. नाउ फर्दर आई कैन राइट दिस एज वर्क डन विल बी इक्वल टू, द साइन इज नेगेटिव, यहां पर है आपका V1, यहां पर है आपका V2. यू कैन राइट इट एज P इंटरनल dV माइनस V1 V2, यू कैन राइट इट एज dP dV. ठीक है, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो सो यू कैन राइट दिस होल केस P इंटू dV, P इंटरनल इंटू dV, और इसके अलॉन्ग तो P dP dV. तो भाई ये वैल्यू तो इतनी छोटी आएगी, आप इसको इग्नोर मार सकते हो, दोनों स्मॉल क्वांटिटीज हैं. सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस वैल्यू. फर्दर बढ़ते हैं, इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए ध्यान से. यस, तो व्हाट यू आर गेटिंग एज वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V1 V2 P internal dV
अब P इंटरनल को हम क्या लिख सकते हैं, तो यू नो दैट PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, तो P के टर्म्स में हम लिख सकते हैं NRT बाई V, तो यहाँ पे प्लेस कर देते, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू V1 V2, P इंटरनल की जगह मैं लिख लेती हूँ NRT बाई V इंटू DV। अब इसमें NRT बच्चा कांस्टेंट होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है और R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो माइनस NRT एंड वी आर लेफ्ट विथ V1 V2 एंड अंदर क्या बचा है DV बाई V। ठीक है, अब अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा है मैथ्स में तो माइनस NRT इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं ln V और फिर हम इसके लिमिट्स लगा देते हैं V1 V2। ठीक है, ln V लिखने के बाद फर्दर हाउ विल यू सॉल्व दिस, देखो आपको सिर्फ फाइनल इक्वेशन से मतलब है, इतना डेरिवेशन नहीं आने की जरूरत है, आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, मैं तो आपको बता रही हूँ कैसे आया है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस NRT ln V2 माइनस ln V1, आपने लिमिट्स को यूज कर लिया। अब देखिए फाइनली वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 बाई V1। ln को जब भी आप log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो बच्चा, जो भी वैल्यू होती है उसमें 2.303 मल्टीप्लाई होता है, यानी कि वर्क डन विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पे ln को मैं log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1 में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आगे इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2.303 इंटू n इंटू r इंटू t, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। इज इट क्लियर? Work done is equals to minus 2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1. This is work done for reversible process, reversible and isothermal process. ठीक है, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये कंडीशन है। अगर मुझे इसे प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो आपको पता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर, सॉरी वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, so I can rewrite that equation as work done is equals to minus 2.303 NRT log to the base 10 P1 upon P2। वहां पे V2 अपॉन V1 लिखा था, तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 होगा इनवर्स रिलेशन दिखाने के लिए, एंड यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू माइनस W फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन, तो वर्क डन तो ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू अगर हीट निकालनी है इसमें तो 2.303 NRT log V2 by V1 and equal to 2.303 NRT log to the base 10 P1 upon P2 हीट के टर्म्स में। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशंस है जो आपको ध्यान रखनी है, एक ये वाली, ठीक है, पीछे के स्लाइड में ये वाली, इससे पीछे अगर हम जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, मेयर्स रिलेशन, और मोनोएटॉमिक डायटॉमिक ट्राइएटॉमिक गैस के लिए क्या केस होगा, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर का रिलेशन कैसे आता है, इसका डेरिवेशन आना चाहिए आपको, और आपको ये हीट कैपेसिटी के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड।